रोजा दौरे पर आज गुजरात पहुंचे राहुल ने ओबीसी की रैली में शिरकत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान ओबीसी लीडर अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में शामिल हुए। बहरहाल गुजरात की इस बिसात पर सियासी शह और मात के खेल से अभी से जारी हो गया है। देखना यह है कि बीजेपी की बालादस्ती कायम रहेगी या फिर कांग्रेस दूसरों के सहारे गुल खिलाएगी। मगर इंतखाबात की तारीखों के मुंतजिर अभी भी इंतजार में ही है। तो लगातार गुजरात की जो सियासत है वो गर्मा रही है। राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचे हुए हैं, 3 रोजा दौरे पर हैं। इससे पहले हम आपको बताएं कि एक ही महीने में 3 बार वजीर आजम भी गुजरात पहुंचे थे और लगातार अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनका शिलान्यास भी किया जा रहा है। पहले हमारी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे इसी पर चर्चा। गुजरात इंतखाबात की तारीखों के ऐलान का इंतजार कब खत्म होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सियासी उठापटक के बीच ये तारीखें उलझ कर रह गई हैं और आज इलेक्शन कमीशन के दामन तक आ पहुंची है। सियासत बामे उरूज पर है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जामात के तीर बरसा रहे हैं। हिमाचल इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के साथ ही गुजरात इंतखाबात की तारीखों के ऐलान न करने पर कांग्रेस ने तो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि पीएम मोदी ने यह साफ कहा है कि अपोजिशन को यह कतई हक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन और उसके फैसलों के खिलाफ सवाल पूछे। अब वोटर क्या करें? वो तो इसी में सर खपा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर भरोसा करे, कांग्रेस के इल्जामात को सही माने या फिर वजीर आजम के कौल पर एतमाद करे। उधर पाटीदार लीडर नरेंद्र पटेल ने बीजेपी में शामिल होने के लिए रिश्वत देने का इल्जाम लगाकर अपोजिशन को एक और बड़ा मौका दे दिया है। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी हार की डर से बौखला गई है। मनीष तिवारी ने मुतालबा किया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करके ज़ाब्ता अखलाक नाफिज करे। और गुजरात में जिस तरह से कथाकथित घूसखोरी का खुला खेल चल रहा है, वो हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इधर कांग्रेस ने एक और बड़ा दांव खेला है। अल्पेश ठाकुर का कांग्रेस में शामिल होना, हार्दिक पटेल का यह बयान देना कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसका साथ देंगे, दलित लीडर जिग्नेश मेवानी पर कांग्रेस का डोरे डालना और एनसीपी और जेडीयू के इकलौते एमएलए छोटू भाई वसावा के साथ भी इत्तेहाद का इशारा देना, ये जाहिर करता है कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ गुजरात में एक अजीम इत्तेहाद का खाका तैयार कर लिया है। इस बीच राहुल गांधी 3 रोजा दौरे पर गुजरात पहुंच गए हैं। उन्होंने गांधीनगर में ओबीसी की एक बड़ी रैली को खिताब किया और मरकजी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जितना भी आप पैसा लगा लें, 1 करोड़ लगाएं, 10 करोड़ लगाएं, 50 करोड़ लगाएं, 1000 करोड़ लगाएं, हिंदुस्तान का पूरा बजट लगा दे, दुनिया का पूरा पैसा लगा दो, गुजरात की आवाज को नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच उन सवालात का क्या होगा जो मुंह खोले खड़े हैं, जो सियासी गलियारों से लेकर इलेक्शन कमीशन की इमारतों से टकरा रहे हैं कि आखिर तारीखों के ऐलान में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? क्या वजीर आजम के पास कानूनी और आईनी हक है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुतासिर कर सकें? और क्या गुजरात में कांग्रेस की क़यादत में कोई इत्तेहाद वजूद में आएगा? ये सवाल सुलग भी रहे हैं और तड़प भी रहे हैं। लेकिन इतना तो हकीकत है कि बीजेपी के किले पर सियासी खतरे के बादल जरूर मंडरा रहे हैं और वो अपने ही घर में घिरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
तो गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां खूब बढ़ती दिख रही हैं। आज जहां कांग्रेस इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना होने के मामले को लेकर कोर्ट पहुंची, तो वहीं अब मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को उसका काम करने देने चाहिए, लेकिन कांग्रेस दबाव बनाने का काम कर रही है। हमारे दिल्ली नुमाइंदे शुएब रजा ने उनसे बात की, पहले वो सुनिए। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां वहां लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद है। सर, कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है कि पीएम मोदी के दौरे की वजह से चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर देखें आप, तो वो करप्शन की विरासत और कॉन्स्पिरेसी की सियासत, ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पुरानी जो है वो आदत है। और हमें लगता है कि छोटे छोटे ऐसे इश्यूज को जो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि किन तिथियों में चुनाव तो होगा, चुनाव समय पे ही होगा, रिजल्ट भी समय पे आएंगे, तो चुनाव आयोग को तय करने दीजिए कि कब रिजल्ट आना है, कब नहीं आना है, कब चुनाव होना है, कब नहीं होना है। इस पे आप अगर शोर मचार करके एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग जो है वो हमको चुनाव नहीं जीतने दे रहा है, तो ये दिक्कत ये है कि ये एक चुनाव के बाद के रिजल्ट के बाद जो रिहर्सल है वो करने की कोशिश है। अच्छा, एक सवाल ये भी कि कांग्रेस ये कह रही है कि घबरा रही है बीजेपी इस बार गुजरात में, पीएम मोदी के दौरे भी इसी वजह से ज्यादा बड़े हैं, तमाम चीजें, और कई तरह के इल्जाम भी है कि जो पटेल के कुछ नेता आए थे, पटेल बिरादरी से जुड़े हुए, वो लोग रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के इल्जाम वहां पर। हमने एक चीज कही ना कि जिस पार्टी और जिस कांग्रेस पार्टी जो हो और जिसकी की करप्शन विरासत हो और कॉन्स्पिरेसी जिसकी सियासत हो, तो वो इसी तरह की बातें करेंगी। क्योंकि अगर आप देखें, गुजरात को बदनाम करने की एक बहुत ही हिस्ट्री शीटर पार्टी कांग्रेस रही है। उसने कभी जो है वो मौत का सौदागर गुजरात के लोगों को बताने की कोशिश की, कभी विकास को पागल बताने की कोशिश की, और अब जो है वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि गुजरात को कितना बदनाम कर सको। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि जुगाड़ से चुनाव की जंग नहीं जीती जाती, बल्कि जनादेश से जीती जाती। तो बिल्कुल जो कांग्रेस है वो अपने तरह के इल्जाम लगाती रही है, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का, लेकिन बीजेपी वहां कामयाब रहेगी और जो प्रचार चल रहा है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। तो क्या बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू हैं? ये और क्या 22 साल का जो कांग्रेस का सूखा है, क्या वो इस बार खत्म होगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कांग्रेस के फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं। इन्हीं तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र राजपूत, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, प्रोफेसर राजवीर शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुभाष सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, टीना शर्मा, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे गुजरात से, उनके बारे में आपको बताएंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहला सवाल टीना जी मेरा आपसे है, क्या बीजेपी फिलहाल गुजरात में चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है? ये कहना बड़ा हास्यास्पद होगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ कुछ माहौल हमें यूपी के इलेक्शंस में देखने को मिला था, जहां पर कहा गया था कि 2 युवा साथ आ रहे हैं, दलितों का इतना वोट है वो मायावती लेकर जाएगी, इतना वोट जो है वो मुसलमानों का है जो सपा की तरफ जाएगा। पर हुआ क्या? हुआ ये कि हम 325 सीटें लेकर आए उत्तर प्रदेश में, और जहां कहते थे कि साथ साथ आए हैं, साथ साथ चलेंगे, साइकिल पे चले थे 2 युवा, साइकिल पे 2 युवा। देखिए, बात 2 युवा 3 युवा की नहीं है, वहां 2 युवा की थी, यहाँ 3 युवा की है। अभी हालात जो है बदल गए हैं, और अगर यूपी और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी है, 22 साल से है बीजेपी वहां पर। देखिए, हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। आप ये सब चुनाव के बाद की रिहर्सल है, जैसे कि नकवी साहब ने कहा, और मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से माहौल खड़ा किया जा रहा है, ऐसा करीब करीब माहौल हमने यूपी के इलेक्शंस में देखा। ऐसा करीब करीब माहौल हमने अहमद पटेल के राज्यसभा चुने जाने के समय में देखा। तो ये आने वाले समय के पे देखना डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको देखना चाहते हैं। और मैं फिर दोबारा इसी बात को रिपीट करना चाहूंगी कि 2 युवा चले थे, ये 2 युवा 3 युवा की बात नहीं है, ये करोड़ों करोड़ युवाओं
की बात है। और आप जितनी भी रैलीज, जितनी भी मोदी जी के जितने भी कार्यक्रम वहां पर हुए हैं, वहां 3-3, 4-4 घंटे इन्हीं युवाओं ने वेट किया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 युवाओं का जो वंशवाद से 3 युवा देखी जा सकती है। अगर एक महीने में 3 बार वजीर आजम खुद गुजरात जाएं और लगातार जल्दी जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जाए, और जो इलेक्शन की डेट है वो भी इल्जाम लग रहा है कि उसको भी जानबूझकर पीछे करने की कोशिश की जा रही है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि पहले इरादा यह था कि हिमाचल और जो गुजरात के इलेक्शन की जो डेट्स हैं वो एक साथ बताई जाएंगी, लेकिन अभी तक ये पता ही नहीं है कि गुजरात में इलेक्शन होंगे कब। मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी, आपको मुझे समय देना होगा। मोदी जी वहां पर कोई सुई गिराने तो गए नहीं थे कि सुई गिराएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। जो वहां पर शिलान्यास हुए हैं, जिन चीजों के लिए वो गए हैं, जिन कार्यक्रमों के लिए वो गए हैं, वो बड़े बड़े कार्यक्रम है, दिख रहे हैं। वहां नहीं बैठ के गोवा से उसका उद्घाटन कर देते, यूपी से बैठ के उसका उद्घाटन कर देते। तो ये तो एक तरह की रिहर्सल है। मुझे दोनों बातों का जवाब देने दीजिए। वो एक प्रोसेस है जो चलता है, वो चलता रहेगा। चुनाव के बाद, चुनाव चलते हुए भी किसी और शहर से भी हो सकता है, तो उसको आप पीएम के प्रोरोगेटिव को आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात आपने मुझे सवाल तो है कि देखिए, अगर इलेक्शन से चंद रोज पहले ही अगर शिलान्यास किया जा रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही कि अब तक का इंतजार फिर क्यों किया जा रहा था। नहीं, इलेक्शन से पहले शिलान्यास किया जा रहा है, अब तक का इंतजार क्यों किया जा रहा था, ये सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि वो शिलान्यास पीएम कर रहे हैं, वहां के कोई सीएम नहीं कर रहे हैं कि अभी करना है और अभी निपटाइए। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो चुनाव आज भी होने हैं, चुनाव 15 दिन बाद भी होने हैं। ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा, आप मुझे बताइए कि क्या फर्क पड़ेगा। जो हवा आपको लग रही है तीन युवा नेताओं की, लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी कहा जा रहा है जिस तरह का नेगोशिएशन बीजेपी कर रही है, और बीजेपी कोई नेगोशिएशन, मैं सिरे से नकारती हूँ कि बीजेपी कोई नेगोशिएशन नहीं कर रही है। जिन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर, सुनिए प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जिन लोगों ने 10 लाख रुपए देकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो 10 लाख रुपए लेते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं की। ये सिर्फ इल्जाम है, इनमें कोई हकीकत नहीं है, और ये हमेशा होता है। ये तो यूपी के समय में भी हुआ है, ये अहमद पटेल के समय में भी हुआ है। जब ये लोकसभा में अपना बहुमत तय करना होता है तब भी ये ऐसा होता है। लेकिन कांग्रेस हमेशा यही खेल खेलती है। नरेंद्र पटेल जो है वो अचानक जो है बीजेपी में शामिल हो रहे थे, और फिर अचानक जो है उन्होंने बीजेपी पे ही इल्जाम लगा दिए। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। सुरेंद्र जी, मुझे बताइए कि क्या जिस तरह से लग रहा है कि फिलहाल काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस के फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या फिल्मी अंदाज में मैं आपसे पूछूं कि खुश तो बहुत होंगे आज आप? बुशरा साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ा पुराना शेर था ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। अभी मैं मुख्तार अब्बास साहब को सुन रहा था, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और करप्शन, वो ये भूल गए कि 1 लाख रुपए लेते हुए बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए थे। और कॉन्स्पायरेसी की तो इंतहा ये है कि दीनदयाल जी की मौत कैसे हुई। अब 3.5 साल से ये सरकार है, आज तक ये लोग ये नहीं जान पाए कि दीनदयाल जी की मौत किन लोगों ने कराई। तो ये दोनों इल्जामात तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वाजे होते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात अभी टीना जी कह रही थी कि 15 दिन बाद, 15 दिन पहले 3 युवा, 2 युवा, भाई कितना भी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। जनता को डिसाइड करना है, 6 करोड़ गुजरातियों को डिसाइड करना है टीना जी, मुझे और आपको नहीं डिसाइड करना। अगर आपको डिसाइड करना होता तो आप कभी सत्ता से ना सुरेंद्र जी, लेकिन ये बताइए, जनता ने डिसाइड किया इसलिए 22 साल आप बाहर रहे। जनता ने डिसाइड किया तभी आप 22 साल बाहर रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। टीना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी अपनी बारे में बोलेंगे तो मेरे ख्याल से सामाइन को सुनने में आसानी होगी। आपकी बात का जवाब देना बनता है। स्वस्थ बहस करें। चलिए कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, लेकिन मुझे बताइए कि दूसरों के कंधों पर दे सकता था, दूसरों के कंधों पर चढ़कर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मुझे जवाब देने आते हैं। चलिए सुरेंद्र जी, रहने दीजिए उन बातों को। मुझे बताइए कि दूसरों के कंधों पर चढ़कर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, चाहे हम बात करें अल्पेश की या फिर हार्दिक की बात करें, जिग्नेश की बात करें, ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था और अब कांग्रेस इनको अपने पास शामिल करने की कोशिश करे। अल्पेश तो ऑलरेडी कांग्रेस में शामिल हो ही चुके हैं। तो लग ऐसा रहा है कि जो युवाओं ने, जो उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था, उनके कंधों पर चढ़ के दरअसल कांग्रेस इलेक्शन लड़ने के फिराक में है और इलेक्शन लड़ रही है। उसका अपना इतना अस्तित्व नहीं है कि वो अपने दम पर जीत के लिए आगे बढ़े। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 15 दिन बाद, 15 दिन पहले 3 युवा साथ आ रहे हैं, जनता ने डिसाइड करना है, 6 करोड़ गुजरातियों को डिसाइड करना है।
बुशरा साहिबा, हम गुजरात की 6 करोड़ जनता के कंधों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम आपके इल्जामात को मानते हैं जी। हम 6 करोड़ जनता के कंधों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें उन 6 करोड़ जनता का, गुजरातियों का समर्थन प्राप्त है और हमें उन सारे व्यापारियों का सुरेंद्र जी, अगर इन तीनों युवा लीडर्स ने आपका साथ न दिया होता, और हालांकि अभी सिर्फ अल्पेश का ही कंफर्म हुआ है, हार्दिक और जिग्नेश से अभी आपकी बात ही चल रही है, ये बताइए तो भी आपका कॉन्फिडेंस इतना ही होता? गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बुशरा साहिबा, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। हम गुजरात की जनता के साथ खड़े हुए हैं। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस मुखालिफ नहीं, कांग्रेस लोकतंत्र का, अपने अधिकार का उपयोग कर रही है। लेकिन गुजरात में गुजरात की जनता बीजेपी के झूठ, बीजेपी के छल और बीजेपी के प्रपंच के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पिछले 22 सालों में जो उन्होंने झूठ बोला है, अडानी और अंबानी को जो उन्होंने आगे किया है, 10 लोगों को जो उन लोगों ने सिर्फ फायदा पहुंचाया है, आम गुजराती आज की डेट में चाहे वो शिक्षक हो, 5400 रुपए में वहां पे रोजगार पा रहा है, 40,000 रुपए और 50,000 रुपए की जगह पर। हीरे का व्यापार चौपट हो चुका है, कपड़े का व्यापार चौपट हो चुका है, पाटीदारों की सारी किसानी चौपट हो चुकी है। आज की डेट में भी अगर हम जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो यह नाइंसाफी है। कांग्रेस नहीं, गुजरात की जनता बीजेपी के मुखालिफ चुनाव लड़ रही है। चलिए, राजवीर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, काफी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे हम जान लेते हैं। राजवीर जी, ये बताइए कि 65% गुजरात का वोटर ऐसा है जो 35 साल से कम उम्र का है और 50 लाख वोटर ऐसा है जो पहली बार वोटिंग करेगा, और 3 युवा लीडर जो हैं उनको कांग्रेस अपने साथ लाने की कोशिश करे और एक ऑलरेडी आ चुका है कांग्रेस के साथ। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस का जो 22 साल का जो सूखा है, क्या वो खत्म होगा इस बार? देखिए, आपने एक बहुत ही अहम सवाल ये उठाया है कि गुजरात का जो युवा वर्ग है वो कहाँ जाएगा जी। और ये सच है कि युवाओं के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काबिज हुई थी सत्ता में, और उन्होंने खासतौर पर मोदी जी ने ये कहा था कि देश का युवा उसकी एस्पिरेशंस और उसके सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। अब जो वहां पर चुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 2 या 3 युवा नेताओं के आने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो युवा वर्ग है वो अपना स्वयं का निर्णय लेता है और वो 2 चीज देखेगा। एक तो ये कि किस पार्टी के ऊपर भरोसा किया जाए, और दूसरा ये कि जो एजेंडा अलग अलग पार्टी अपना देंगे युवाओं के लिए भी और वहाँ के समाज के दूसरे वर्गों के लिए भी, उसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के युवा अपना वोट का तय करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन 3 बातें मैं और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक तो ये कि बीजेपी और कांग्रेस के सामने 2 चुनौतियां बहुत प्रमुख हैं। कांग्रेस के सामने तो 2 चुनौतियां हैं कि जो राहुल गांधी हैं उनके नेतृत्व को स्थापित करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वास्तव में डू और डाई का सवाल है। या तो राहुल गांधी नेता बन जाएंगे या राहुल गांधी नेता नहीं बनेंगे फॉर एवर। और दूसरा यह है कि जो चुनाव के समय 22 साल से उन्होंने अपना सपोर्ट बेस खोया है, क्या वो अपने उस सपोर्ट बेस को वापस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? क्योंकि ये जो वहाँ का दलित वर्ग है, वहाँ का मुस्लिम वर्ग है, उसका भरोसा, या वहाँ का जो गरीब तबका है या ओबीसी है। राजवीर जी, जिस तरह से इन 3 लीडर्स को लाने की कोशिश की जा रही है, यही मैं कह रहा हूं। ये जो एक समीकरण बिठाने की जो कोशिश की जा रही है कि ओबीसी भी हो, SC ST भी हो, पाटीदार समाज भी हो, उसके अलावा जो मुस्लिम समाज है कांग्रेस की तरफ वो पहले से ही थोड़ा टिल्टेड रहता है, तो ऐसे में एक बड़ा तबका कांग्रेस की तरफ आता हुआ नजर आता है। अगर तमाम चीजें कांग्रेस के फेवर में चली जाती हैं, अगर तमाम चीजें वर्क कर जाती हैं जैसा कांग्रेस कर रही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। वैसे तो ये बहुत जल्दी होगा कि ये जो समीकरण है, इन समीकरणों का क्या होगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, हर पार्टी के आने जाने की लगी रहेगी जब तक कि चुनाव की घोषणा ना हो जाए और टिकट का बंटवारा ना हो जाए।
अगर आप वहां पर कांग्रेस की अंदरूनी उसको देखें, क्योंकि मैं उसको थोड़ा फॉलो करता हूं, तो कांग्रेस आज भी वहां पर बटी हुई है। कांग्रेस के खुद के जो एमएलएज हैं वो छोड़ छोड़ करके कांग्रेस को जा रहे हैं, दूसरे लोग वहां पर आ रहे हैं। तो ये जो आना जाना है ना, ये आना जाना तो चुनाव जब तक घोषणा नहीं होती और टिकट नहीं होते तब तक वो लगा रहेगा। जी, आप अपने अंदरूनी कलह को कैसे खत्म करेंगे? अभी भी ये खबर है कि 12 ऐसे एमएलएज हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। शंकर सिंह वाघेला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अलग पार्टी बनाई है जो ये संकेत दे रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो जो अंदरूनी आपकी कलह है उसको किस तरह से खत्म करेंगे? आप बाहर के लोगों को तो शामिल कर लेंगे अपने साथ, लेकिन खुद कांग्रेस की अंदरूनी कलह कैसे खत्म होगी? बुशरा साहिबा, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, मैं धन्यवाद देता हूं आपको जी। एक बात बड़ी क्लियर समझिए कि जनता लोकतंत्र में मतभेदों का पूरा स्थान है। मतभेद अपनी जगह पे पार्टी को मजबूत करते हैं। हमारी पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है। अगर किसी को आवाज उठानी है तो आवाज उठाने के लिए वो स्वतंत्र है हमारे प्लेटफॉर्म पर, और अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। वो जाए, वो तो अलग बात है। सुरेंद्र जी, सवाल का जवाब ही दीजिए करनी है कि सुरेंद्र जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए आप। वो बात अलग है, जो जाना चाहता है आना चाहता है उसे तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो आपके अंदरूनी आपकी पार्टी में जो कलह चल रही है उसको आप किस तरह से रोकेंगे? शंकर सिंह वाघेला को आप नहीं रोक पाए, आपने कहा कोई आता है जाता है। जी, शर्मा जी ने जो बात कही वो फॉलो करते हैं। उनके इस निर्मम विश्लेषण का हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं। इनका निर्मम विश्लेषण अपनी जगह। मैंने तो आपसे पहले कहा कि गुजरात की जनता भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, एक बात। और दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी फोरम में कोई भी बात की जा सकती है। और रही बात गुटबाजी की, तो कोई पार्टी ऐसी नहीं होती है जहां पर आपस में मतभेद ना हो, लेकिन मनभेद भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट होकर के गुजरात की जनता के साथ खड़ी है। और हम आपको एक बताएं कि हम एक बड़ी जीत की ओर जनता के साथ बढ़ रहे हैं। चलिए, ये देखना होगा कि आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। सुभाष जी, मुझे बताइए कि 22 साल बीजेपी ने वहां पर राज किया है, ऐसे में एंटी इनकम्पेंसी तो है ही जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन भी दो ऐसी चीजें हैं, क्या ये बीजेपी को ले डूबेंगी? देखिए, जहां तक एंटी इनकम्पेंसी का सवाल है तो 22 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरी चौथी बार जीत करके आई है और लगातार उसका बहुमत 1-2 सीटों से ज्यादा ही रहता है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब ये जीत होती थी। अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जी। और राष्ट्रीय पार्टी होते हुए ये कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि किस आधार पर चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी टोटल राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी क्षेत्रीय पार्टी की तरह वहां चुनाव लड़ने जा रही है, जिसका बड़ा असर होगा मेरी दृष्टि में। गुजरात जाकर प्रधानमंत्री गुजराती में भाषण देते हैं, गुजराती अस्मिता का सवाल उठाते हैं, गुजरात गौरव यात्रा की जाती है। एक प्रकार से गुजराती अस्मिता, जिसको नरेंद्र मोदी अपने समय में एक बार उठाए भी थे जब मौत का सौदागर कहा गया था, तो उनका मैं 6 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। 6 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान का सवाल है। वो 6 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान का सवाल एक प्रधानमंत्री अब वहां उठा रहा है। और हो न हो देखते रहिएगा, मेरी नजर में अभी गुजराती पुत्र जब चलेगा तब गुजरात की अस्मिता जो है जगेगी। और मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी हर समय 40%, 30% विधायकों का टिकट काट देते हैं जिनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, क्योंकि लोकल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। जब वो काटते हैं और वहां पर नए लोगों को, नौजवान लोगों को देते हैं, तब उस एंटी इनकम्बेंसी वहां छट जाती है। और इस बार भी बीजेपी ये करने जा रही है। विशेष रूप से उन पटेल युवाओं को टिकट देने की योजना मुझे लगता है बना रही होगी जो पाटीदार समाज के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थे, और एक लोग आ भी गए हैं। ये भी खबर है कि 70 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो पटेल समाज का जो आंदोलन था जो उसमें थे। 70 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, सारे लोगों को आगे करेगी और निश्चित तौर पर पटेल समुदाय में बड़ा विभाजन होगा जी। तो और प्रधानमंत्री होने के नाते इनको जो है ज्यादा एज मिलेगी, क्योंकि
हमारे गुजरात का प्रधानमंत्री है, उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए, इस तरह का सवाल वहां उठेगा और जनता के बीच इसका जवाब हम सुरेंद्र जी से लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, अभी सवाल बहुत है और बहुत सारे जवाब लेने बाकी हैं, लेकिन मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात कर रहे हैं गुजरात में चुनाव को लेकर चल रहे शय और मात के खेल की, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम डिस्कशन कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगी सुरेंद्र जी आपके पास। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जब हम युवा चेहरे की बात करते हैं तो युवा चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, युवा चेहरा राहुल गांधी हैं, या युवा चेहरा ये तीन लोग हैं जिनके कंधों पर बैठकर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? युवा चेहरा बुशरा साहिबा गुजरात का वो 65% युवा वर्ग है जिसको की एस्पिरेशंस हैं, जिसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो 5400 रुपए में अपने पैर रगड़ने के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट पर वहां पर टीचर के रूप में काम कर रहा है। पूरा गुजरात की जनता रिप्रेजेंट कर रही है। राहुल गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हार्दिक पटेल साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल्पेश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिग्नेश सहित वो हजारों लाखों लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 21 से लेकर के 45 साल तक के हैं। मैं यहां पर सुभाष जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर सुभाष जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आए। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, गुजराती प्राइड की, उतने अच्छे तरीके तो टीना जी ने तो सब तरीके से रखी। तो मेरा अपना एक मानना है कि भारत में आप आए, प्रॉक्सी रूप में आए, उचित नहीं है। साफ आए ना सामने निकल करके। गुजरात की जनता को मालूम है कि गुजरात का गौरव, गुजरात की लड़कियों में माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है। गुजरात में मालूम है कि बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। गुजरात का गौरव यह है क्या कि गुजरात में लड़कियों का माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है? गुजरात में यह परेशानी है या नहीं, शिशु मातृ दर की मृत्यु सबसे ज्यादा है? गुजरात में आज की डेट में भी बेरोजगारी की क्या स्थिति है? गुजरात का कपड़ा व्यापारी किस तरीके से परेशान है? आपको इस चीज की मालूम है क्या? आप गुजरात के गौरव की बात कर रहे हैं सुभाष जी कि गुजरात का एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो गुजरात का गौरव हो गया। गुजरात को आज की डेट में रोजगार की जरूरत है। गुजरात के किसान को वहां पर किसानों की कर्ज माफी की आवश्यकता है। गुजरात को आज की डेट में माल न्यूट्रिशन से छुटकारा दिलाने की आवश्यकता है। टीना जी गुजरात जो है वो नहीं है कि आप गुजराती प्राइड के नाम पर खाली जुमलेबाजी से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको सुन लिया। ये बताइए टीना जी, गुजरात के गौरव के नाम पर या गुजरात पुत्र के नाम पर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा या विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, या जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि विकास तो पागल हो गया है, फिलहाल विकास तो विकास कर ही नहीं रहा है। मैं सुरेंद्र जी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अमेठी का क्या हाल है, ये वो बता पाएंगे? कुछ दिनों से हम अमेठी पे जो डिबेट देख रहे हैं, जो स्मृति ईरानी जी ने शुरू की, और वहां पर जाकर देखा कि डीएम कार्यालय जो है वो कार्यालय है तो वहां पर सब कुछ नदारद है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो वहां की है वो नहीं है। क्या ऐसा विकास? सुरेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए। आपको पूरा समय मिला आपको बोलने का, मुझे भी बोलने दीजिए। बीच में नहीं बोलूं। मैं सिर्फ बिल्कुल मैं जानती हूँ बीच में नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। बीच में बोलेंगे तो बहुत नुकसान होगा उसका। ठीक है, जैसे बीच में अमेठी छोड़ा है उसका नुकसान दिखेगा अभी गुजरात में, वैसे बीच में बोलने का भी नुकसान होगा। चलिए बिल्कुल। अमेठी का जो हालात है, अमेठी का जो हालात है, या सोनिया गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हालात है, क्या गुजरात का 6 करोड़ व्यक्ति और 50 लाख युवा चाहेगा कि वैसा हाल गुजरात का हो? मुझे लगता है कि नहीं चाहेगा। 100% आदमी जो है वो विकास पे चुनाव लड़ेगा, जातिवाद पे 0% चुनाव लड़ा जाएगा गुजरात में। ये आने वाला समय आपको दिखाएगा। सुरेंद्र जी, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं। चलिए, ऐसा लग नहीं रहा कि जातिवाद पे नहीं लड़ा जाएगा चुनाव, क्योंकि जिस तरह के समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है उससे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्योंकि बात अगर मैं आपसे करूं राजवीर जी, गुजरात में 30% जो है वो ओबीसी वोटर है, इसके साथ ही क्षत्रिय और हरिजन जो है वो 21% है, तो ये टोटल 51% हो गया। उसके साथ ही अगर हम पाटीदार समाज की बात करते हैं तो 20%
वो उसमें शामिल है। और ये तीन जो है, अल्पेश की बात करें, हार्दिक की बात करें और जिग्नेश की बात करें, ये तीनों इन्हीं तीनों समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि युवाओं के ही मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा या विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, मुझे दो तीन बातें इसमें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि ये जो तीन नाम आपने लिए, ये तीनों नाम अपने वर्ग को वाकई रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो अभी टेस्ट की बात है जी। क्योंकि समाज जो है वो कई वर्गों में और कई पार्टियों के साथ जुड़ा और बटा होता है, उसके हिसाब से अपना वोट करता है। अगर जाति पर वो जाएंगे तो, क्योंकि जातिगत अगर मान लीजिए आप करते हैं तो ये जो जुगाड़ और वो जनादेश में परिवर्तित होता है कि नहीं होता है, जनादेश जुगाड़ की तरफ ले जाता है कि नहीं ले जाता है, एक बड़े सवाल हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा था शुरू में, मैंने कहा था कांग्रेस के सामने दो चुनौतियां हैं, वो मैंने आपको बताई, और बीजेपी के सामने भी दो चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने चुनौती एक तो ये है कि उसको अपने जो विकास का एजेंडा है, उस विकास के एजेंडा को जनता के बीच में ले जाकर के उसको कन्विंस करने की और उसके रेटिफाई कराने की आवश्यकता होगी। और दूसरे ये कि बीजेपी अपना 22 साल का रिकॉर्ड जो वहां पर रखता है, उस सत्ता को बनाए रखने की चुनौती बीजेपी की है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी जो चुनाव वहां पर लड़ेगी वो दो तरीके से चुनाव लड़ेगी। एक तो विकास के एजेंडे को वो मुख्य एजेंडा बनाएगी, जातिगत जो इश्यूज हैं उसको वो बैकग्राउंड में ले जाएगी। जैसे अगर आप देखें तो यूपी में भी प्रधानमंत्री ने जितने भाषण दिए थे उनमें यह कहा था कि मैं जातिगत चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं, और उसका उन्हें फायदा भी हुआ। लेकिन राजवीर जी, जिस तरह से दलितों के ऊपर जुल्म किया गया है गुजरात में, क्या उसका जवाब नहीं दलित लेना चाहेंगे बीजेपी से? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो दलित की बात आप कर रही हैं, ये घटनाएं किस तरीके से हुई हैं और कैसे पार्टी उनको फेस करती है, इस पे डिपेंड करेगा। मुझे लगता है कई बार ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो राजनीतिक रूप से भी एक तरीके से जुड़ी हो सकती हैं। उनका कितना प्रभाव है कितना नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन वो कितना मुद्दा बनेगा ये भी एक दूसरा सवाल है। एक और सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है राजवीर जी, क्योंकि जब हम अलग अलग कास्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमें मुस्लिम समाज को भी नहीं भूलना चाहिए। मुस्लिम समाज की जो भूमिका है वो इस इलेक्शन में कितनी अहम और कितनी जरूरी हो सकती है, ये तो तय है कि बीजेपी की तरफ तो वो टिल्टेड नहीं है, तो आखिर क्या कांग्रेस की तरफ जाएगा? कांग्रेस जिसने इतने सालों में मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है, क्या उसकी तरफ फिर से रुख करेगी? देखिए, मुसलमान की वोट के जो लड़ाई है वो तीन पार्टियों में वहां पर बिखरती हुई नजर आती है। एक तो वहां पर आम आदमी पार्टी भी कुछ चुनाव लड़ रही है 40-50 सीटों पर, वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू भी है वहां पर, और उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी है। मुझे लगता है कि मुस्लिम की वोट की लड़ाई ये चारों पांचों पार्टी आपस में लड़ेंगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये कहना मुझे लगता है सही नहीं होगा कि मुसलमान आज भी उतना ही बीजेपी से अलग है जितना पहले कभी हुआ करता था, क्योंकि वो ये समझने लगे हैं शायद। अगर आप देखें मुस्लिम महिला फाउंडेशन है, राष्ट्रीय मुस्लिम महिला मंच है, महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने काम किए हैं उसका कितना प्रभाव मुसलमानों पर पड़ेगा, ये देखने की बात। जैसे जैसे चुनाव आगे आएगा तब आप उसको अगर फिर से विश्लेषण करेंगे तो शायद ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि मुसलमान क्या वास्तव में बीजेपी को वोट करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज मुसलमान की बीजेपी को जाएगी और कुछ इन पार्टियों में बटेगी। हालांकि ये जो पार्टी हैं, इन पार्टियों में भी अब ये लगने लगा है कि भाई हम इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें तो शायद जीत जाएं, लेकिन इसके भी अलग अलग परिणाम आए हैं। बिहार में वो जीत गए, बीजेपी में वो नहीं जीत पाए, उत्तर प्रदेश में वो जीत नहीं पाए। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक समीकरण है ना, वो राजनीतिक समीकरण अभी चुनाव के नजदीक आते आते पता चलेगा कि वास्तव में किधर जाए। अगर ये और देखें, और टीना जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से नरेंद्र पटेल सामने आए हैं, उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का जिस तरह से इल्जाम लगाया है, वो बीजेपी जो लगातार करप्शन का मुखौटा पहनकर लगातार बात कर रही है कि हम करप्शन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। अभी इलेक्शन की डेट्स का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उससे पहले ही इस तरह के इल्जाम
इल्जामात बीजेपी पर लगना, बीजेपी को जवाब देना मुश्किल नहीं हो जाएगा? इल्जामात तो खड़े होकर तो कोई भी कुछ बोल सकता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मैं बोलना शुरू कर दूं कि सुरेंद्र जी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, एक थैले में 10 लाख रुपए लाके यहाँ दिखा दूं, पर अगर सुरेंद्र जी ने मुझे दिए उसी टाइम की एक वीडियो बनाइए ना। शामिल देखिए, लेकिन टीना जी शामिल तो बीजेपी में हुए थे और अचानक से ऐसा क्या हो गया फिर कि वो बीजेपी से वापस आ गए? मुझे उसका जवाब हो सकता है कि जो वो चाहते हो वो नहीं हुआ। हमारी पार्टी एक बहुत ट्रांसपेरेंट पार्टी है। पिछले 3 सालों में तो मुझे अब तक एक करप्शन का इतना सा दाग नहीं लगा। नरेंद्र मोदी सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे ऊपर करप्शन 2G, 3G, भाईजी, जीजाजी, दामाद जी, ऐसे करप्शन हमारे ऊपर नहीं है। मुझे लगता है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि जनता सिर्फ विकास चाहती है। और आपने एक बात और कही, आपने एक बात और कही, बेटा जी हो गया है जो जिस तरह के इल्जामात हैं, उसको कोर्ट में जाइए, कानून का प्रोसेस है, उस पे लेकर आइए, तो फिर अगर होगा तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे और उस पे अपना मत आपको बताएंगे। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ भी होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ ऐसी चीजों को बर्दाश्त किया जाता। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा मुस्लिम वोटर ने जिस तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी उत्तर प्रदेश में, उसको हमने उत्तर प्रदेश के रिजल्ट में देखा कि मुस्लिम वोटर ने क्या किया। और आज मुसलमान ये समझ गया है कि जो इतने सालों में कांग्रेस उन्हें नहीं दे पाई, सिर्फ उनको इस्तेमाल किया, वो नहीं होने वाला। धीरे धीरे जो प्रैक्टिस, जो पैटर्न हमने देखा है वो ये है कि मुस्लिम भी बीजेपी की तरफ आया है। हम मुसलमान का ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री बार-बार अपने भाषणों में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये 6 करोड़ गुजरातियों का सवाल है। सुरेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन वक्त अभी फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव में चल रहे तू मैं और शह मात के खेल की। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि अगर हम गुजरात इलेक्शन की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस का चेहरा आखिर कौन होने जा रहा है? राहुल गांधी को तो नहीं बनाएंगे ना आप सीएम? का चेहरा है। एक बात बुशरा साहिबा, आपने सवाल कर लिया हो तो मैं जवाब दे दूं। जी। मैंने कहा गुजरात की जनता कांग्रेस का चेहरा है। गुजरात की जनता भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। 6 करोड़ चीफ मिनिस्टर होंगे क्या? लेकिन सुरेंद्र साहब, अगर आप जीतते हैं, जितना आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो कोई तो आप सीएम बनाएंगे ना? उसका डिक्लेरेशन हमारा पहले विधायक दल का नेता कौन होगा ये विधायक तय करेंगे, नरेंद्र मोदी जी नहीं तय करेंगे। यहाँ पर 3 बातें बड़ी अभी टीना जी ने महत्वपूर्ण कही, एक अमेठी के बारे में और 2 करप्शन के बारे में। करप्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण जो 1 लाख रुपए कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उस पार्टी से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए वाला शाहजादा जय अमित शाह, मैं भी मुद्रा बैंक से 50,000 रुपए का लोन ले लेता हूं और टीना शर्मा भी लोन ले लेती है, और वो कुछ ऐसा बता दे 127 करोड़ हिंदुस्तानियों को लोन दिला दे मुद्रा बैंक से, और वो रास्ता बता दे जिससे कि 1 साल में 50,000 रुपए 80 करोड़ क्यों नहीं गए इस मामले में? मैं आपसे समझना चाहती हूं। 16,000 करोड़ गिनने वाले। मैं तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि आरोप हमने नहीं लगाया कि आपको 1 करोड़ रुपए जो है, मैं टीना जी चले जाइए इस मामले पे, आप टीना जी मैं बीच में नहीं बोला। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं आपसे सभी ने निवेदन कर रहा हूं कि जब मैं आपके बीच में नहीं बोला तो मुझे कृपया जवाब देने का मौका दें। ये सिर्फ आपस में आप सवाल कर रहे हैं मुझसे, आप टाइम वेस्ट तीसरी चीज मैं आपसे बता दूं कि नरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया है, कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया। आज की डेट में नरेंद्र पटेल आपकी पार्टी का नेता था, हमारी पार्टी का नेता नहीं था। कांग्रेस छोड़ के नहीं गया है वो। आज की डेट में वो नरेंद्र पटेल आप लोग लाए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, आपने ज्वाइन कराया और उसने आपके ऊपर आरोप लगाया। कांग्रेस कहां से बीच में आ गई?
आरोप सिद्ध आप नहीं उसके होगा। खिलाफ FIR कराइए, आप उसको जेल भेजिए। और सच्चाई ये है, मैं टीना जी बताऊं कि आप लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। आपने कहीं ऐसी कोई पार्टी देखी है कि रुपए दे करके किसी पार्टी को ज्वाइन कराया जाता हो? अब अमेठी की बात सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी को जानकारी है, ना स्मृति ईरानी जी को, और ना ही हमारे महंत जी को। अभी कितने दिन पहले अमेठी जिला बना है, आपको जानकारी है? और जिले का अगर डीएम ऑफिस बनता है तो राज्य सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री या लोकसभा सदस्य नहीं बनाता है। इन बेसिक बातों की जानकारी आप रखें और महंत योगी जी को भी दें और स्मृति ईरानी जी को भी दें। कुछ तथ्यात्मक जानकारियों को रखा कीजिए टीना जी। अरे जिला अधिकारी का ऑफिस बनाने के लिए 2 लाख सेल्फ हेल्प कंसल्टेशन महिलाओं के पूरे देश में अगर कहीं है तो रायबरेली और अमेठी में है। आप आकर के, मैं आपको रायबरेली में, आप आइए लखनऊ, रायबरेली में आपको उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास लेकर के चलूंगा। रायबरेली फूड पार्क आप ले जाते हैं अमेठी से, मेरे पास रायबरेली में जाने के लिए बहुत लोग हैं, ले जाते हैं। मेरे पास रायबरेली में जाकर जानकारी लेने के लिए बहुत लोग हैं। मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व जमीन पे नहीं है, राजीव गांधी नेत्रालय कांग्रेस जमीन पे नहीं है, जगदीशपुर दिखाऊंगा। आपको गुजरात के चुनाव के बाद पता चलेगा कि इन 22 सालों में कांग्रेस ने गुजरात में क्या खोया है। जमीन पे रखिए। आपको तीन नेता, कि कांग्रेस आपको तीन नेता गुजरातियों के साथ में है। 3 नेता ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? ये चुनाव के बाद आपको पता चलेगा। नेताओं से परेशान आप होइए, आपको गुजरात की जनता का चुनाव में पता चलेगा। बचे बेहतर ये होगा। एक आपको रोकना चाहूंगी, दोनों लोगों को, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगी। सुरेंद्र जी हो गया, सुभाष जी गुजरात की जनता का अपमान कर रहे हैं जी। सुभाष जी, अभी कुछ देर पहले सुरेंद्र जी ने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि आप गुजरात अस्मिता की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात पुत्र सामने आएगा तो तमाम चीजें जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी, और ये भी कहा कि खुलकर आप सामने आइए, आप करते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं, यही आपकी राजनीति है। टीना जी, यही आपकी राजनीति है कि आप इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण करते हैं। चलिए टीना जी, सुरेंद्र जी हो गया, नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश चलिए हो गया। मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जरूरी सवाल है। टीना जी, सुरेंद्र जी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप प्रॉक्सी लोगों को साथ। सुरेंद्र जी चलिए हो गया सुरेंद्र जी। तो ये बताइए आप मुझे, सुभाष जी, कि आपके ऊपर भी इल्जाम भी लगा है कि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात किस तरह से कर रहे हैं, और जो इलेक्शन लड़ा जाएगा, अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, और आपने कहा कि जब गुजरात अस्मिता की बात आएगी तो लोग सब कुछ भूल जाएंगे। क्या वाकई में 22 साल में कुछ भी ऐसा बीजेपी ने नहीं किया है जो उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? भाई देखिए, कांग्रेस की हार के बारे में अब कांग्रेस जाने, लेकिन जिस तरह का अहंकार भाई साहब दिखा रहे हैं, जिस तरह से अहंकारी भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, एक गुजराती अस्मिता पर एक प्रकार से अगर चोट के रूप में नरेंद्र मोदी इसको इस्तेमाल कर लें तो इसमें वो कर सकते हैं। लेकिन यही सेम इल्जाम तो बीजेपी में भी लगता है कि बीजेपी के अंदर भी अहंकार जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। जब से वो सत्ता में आई है वो ना किसी की बात सुनना चाहती है, ना कुछ कहना चाहती है। नहीं, ये आरोप होता है, आरोप को आरोप की तरह लेना चाहिए। लेकिन गुजरात में जिस तरह से विकास पागल हो गया कहा जा रहा है, मुझे ये लगता है कि हिट विकेट हो जाएगा इनके लिए। ये आत्मघाती कदम है इनके लिए। राजवीर जी, क्या आपको लग रहा है कि, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि जुमले का जवाब जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो हैं वो जुमलेबाजी करते हैं, या जिस तरह से वन लाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का जवाब अब राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरह से हम देखें तो एक इमेज मेकओवर भी हो रहा है राहुल गांधी का। जो उनकी स्पीचेस हैं उसमें हम भीड़ को भी देख सकते हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल्स हैं उसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से रीट्वीट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हो सकता है मैनिपुलेटेड भी हो, लेकिन हम एक इमेज मेकओवर जरूर देख रहे हैं राहुल गांधी का। क्या इसका फायदा गुजरात में होगा कांग्रेस को? नहीं, मैं तो शुरू में आपसे कहा था और उसको मैं दोहराना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के लिए जीने और मरने की लड़ाई है। जहां तक राहुल गांधी के लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने का सवाल है जी। मुझे लगता है कि ये जो भीड़ और ये जो ट्विटर हैं, इनका असर कितना होगा कितना नहीं होगा, ये उनकी क्रेडिबिलिटी पर निर्भर करेगा।
कि विश्वसनीयता कितनी है क्योंकि उनकी। आजकल लड़ाई जो है इसी तरह की लड़ी जा रही है। नरेंद्र जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है और बहुत विश्वसनीयता को देख करके होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज का मुद्दा में आज हमने बात की किस तरह से गुजरात में तू मैं और शहमात का खेल चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें जीत किसकी होती है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।